ईरान के मनोबल पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल उठता है अगर मनोबल पर दबाव नहीं पड़ेगा तो फिर आखिर यूएस इतनी बड़ी आर्थिक पाबंदी की धमकी क्यों दे रहा है? डॉक्टर कौल साहब। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। हाँ, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके पैनलिस्ट ने बोले और ये बात बिल्कुल सही है कि जो धमकियाँ यूएस की बोले आप तो उसका इफ़ेक्ट ईरान की रिजीम और आईआरजीसी के जनरल्स पे नहीं दिख रहा, लेकिन उनकी इकोनॉमी के ऊपर डेफ़िनिटली दिख रहा है। अभी रिसेंटली वहाँ के स्पीकर की भी स्टेटमेंट ये आई थी कि अगर हमें रन करना है तो इस इकोनॉमिकल कंडीशंस में हम कंट्री को नहीं रन कर सकते। हिस्ट्री इज़ विटनेस कि बहुत बड़ी-बड़ी शक्तियाँ घुटनों पे आ गई जब इकोनॉमिकल क्रैकडाउन उनके ऊपर हुआ और हमारे सामने ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 25-26 साल पहले अपने इन 88 लेट 80s 89 90s जब यूएसएसआर का पतन हुआ था, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न इकोनॉमिकल क्राइसिस था। तो ईरान क्या इस चीज़ को सस्टेन कर पाएगा? और अभी आपके पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही बोला तकरीबन आप ही के शो पे आई थिंक फ्यू वीक्स अगो जब हम बात कर रहे थे, 1.7 मिलियन का था 1 रियाल। $1 टू 1.7 मिलियन अभी 2.125 अगर आप परचेज़ करें ऑन द ट्रेडिंग डॉक्स तो आपको ये मिलेगा। फिलहाल स्थितियाँ डेफिनिटली आर वेरी गंभीर पर एक पॉइंट उन्होंने जो रेज़ किया आई एग्री विद इट इनिशियली डिसेंट ईरानियन लोगों में बहुत ज़्यादा था, एक बहुत प्राउड सिविलाइज़ेशन है। लेकिन जैसे ही आयतुल्लाह जो उनके रिलीजियस हेड फिगर हैं, उसको हटाया गया तो मुझे लगता है ये बैकफायर हुआ और सब लोग यूनाइट हो गए एक फ्लैग के अंदर। लेकिन वो जो पैट्रियोटिज़्म है, वो जो ज़ील है, वो है, लेकिन ऑन ग्राउंड पेन और सफरिंग हो रही है और सबको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा मार अगर आपको ईरान को करना है, तो आपको फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली आप कर सकें वही सही दिशा में जाएगा और दूसरी जो चीज़ अब बहुत बढ़कर आ रही है, वो ये आ रही है ऐसी कंट्रीज़ जो वापस रिटेलिएट नहीं कर रही थी, जिसमें सऊदी और यूएई था। वो भी अब मुझे लगता है धीरे-धीरे इस वॉर में और इन्वॉल्व होंगे और अब रिसेंटली जो हमें पता लगा कि यूक्रेन ने ईरान का टैंकर डुबा दिया और कहीं न कहीं यूक्रेन और नेटो भी मुझे लगता है इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो ये वॉर ब्रॉडन हो रही है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली जिस स्थिति में क्योंकि मैं फाइनेंशियल मार्केट से कनेक्टेड हूँ, तो बता सकता हूँ कि बहुत सारी कंट्रीज़ अगर ये वॉर एस्केलेट हुई तो बैंकरप्सी के कगार पे पहुँच जाएँगी। और इस टाइम ग्लोबल ऑयल रिज़र्व्स जो कंट्रीज़ के पास हैं, वो भी एक डेंजर मार्क के आस-पास हैं। कई कंट्रीज़ ने अपने आप को इम्प्रूव किया जिसमें भारत भी है, लेकिन सब कंट्रीज़ के पास वो लग्ज़री, वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड, वो डिप्लोमेसी, वो चैनल्स नहीं हैं। छोटी कंट्रियाँ अफ्रीका की हैं, साउथ ईस्ट एशिया की हैं, साउथ अमेरिका के कई देश हैं। तो ग्लोबल क्राइसिस की तरफ हम डेफ़िनिटली बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दिस इज़ वेरी, वेरी बैड न्यूज़ और ये सारी कंट्रीज़ का इस लड़ाई से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं था। वो बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट है। आई होप एंड आई प्रे कि पीस के जो जो भी नेगोशिएशंस हो रही हैं, जिसमें शायद पाकिस्तान भी कुछ हद तक इन्वॉल्व्ड है, तो अगर वो पॉज़िटिवली थ्रेड हों, तो एक अच्छी न्यूज़ आए। लेकिन एज़ ऑफ नाउ चीज़ें आई थिंक आर गोइंग इन वेरी रॉन्ग डायरेक्शन और अभी जो पीछे आपने आपके हमने पिछले डिस्कस भी ब्रीफली किया था, जो सऊदी, टर्की और पाकिस्तान के बीच में करार हुआ था फ्राइडे को वो किस दिशा में जाएगा अगर क्या 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 सऊदी अगर उनके हूती अटैक्स करेंगे रेड सी पे जो कि उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट पेनफुल रग है, क्या वो पाकिस्तानी आर्मी को लेफ्ट फ्लैंक ऑफ ईरान से अटैक करने को बोलेंगे? क्या वो टर्की को एयर स्ट्राइक्स करने को बोलेंगे जो एक बहुत बड़ी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एयर फोर्स इस एरिया की जो टर्की के पास है और सऊदी के पास है, क्या वो इसमें इन्वॉल्व होंगे? दिस इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन्स और वी शुड नॉट फॉरगेट कि पाकिस्तान जैसा भी हो एक न्यूक्लियर नेशन है। क्या वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेगा? तो ये सारे क्वेश्चन सब ओपन हो रहे हैं और चीज़ें अनफॉर्च्यूनेटली बहुत ही गलत दिशा में जा रही हैं। यही सवाल मैं भी पूछना चाह रहा था। थॉमस मैथ्यू साहब, जो अभी धीरज कौल साहब कह रहे थे कि वॉर अब धीरे-धीरे फैलता जा रहा है। जिन देशों का इससे नाता रिश्ता नहीं था, वो भी इस वॉर में शामिल होते हुए दिख रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और पाकिस्तान और टर्की के बीच में जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, क्या ये भी इस वॉर का एक हिस्सा बनने जा रहा है? लक्ष्मण जी, वो क्वेश्चन आंसर करने से पहले नरेश साहब जो बोला चाइना सपोर्ट फॉर ईरान, इसके बारे में आई वांट टू गिव वन फैक्ट।
Last year, if you see, average import of oil from Iran was about 1.2 or 1.3 million barrels per day. Abhi it has reduced by 60%. Abhi hai 5 lakh, about 60,000 around. So there is a drastic reduction in oil from Iran. Number two, चाइना को इच्छा होगा कि ईरान से और ऑयल ले ले, बट हाउ डू दे इंपोर्ट इट? अमेरिकन ब्लॉकेड इज लाइक अ स्टील वॉल. सो मेरे ख्याल में चाइनीज सपोर्ट मोर डिप्लोमेसी का स्ट्रैटेजी होगा, बट प्रैक्टिकल इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा. एंड चाइना ने उनका डिपेंडेंस भी रिड्यूस किया है. दैट्स पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू है, इसराइल एंड अमेरिकन मिलिट्री पावर कंबाइन जब करेगा, पाकिस्तान टर्की का कोई जरूरत ही नहीं है. मेरे ख्याल में ट्रंप का स्ट्रैटेजी यही है, कीप द मिलिट्री इन रिजर्व एंड अचीव इकोनॉमिक कोलैप्स ऑफ ईरान. मेरे ख्याल में आई एग्री दैट देयर इज बीन थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, सपोर्ट फॉर IRGC, बट जब खाना नहीं मिलेगा, जब ईरानियंस को फूड ग्रेन्स नहीं मिलेगा, मीट नहीं मिलेगा, अंडा नहीं मिलेगा, 120 to 180%, 200%, vegetable oil 400%, like you say, when the stomach is hungry, support will reduce. There is no doubt. America. See, let me take you an example. South Africa used to be one of the strongest countries in the world. Economic sanctions itna strong tha that the country collapsed. So when the economic sanctions jab strong hota hai, internally I don't think Iran will be able to sustain for long. And मैं एक और चीज बोलना चाह रहा हूँ at this juncture. In November election, Trump को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. No, it will be no difference for Trump. Please understand, Trump का ratings हर show में people assert that इनका rating has come down. Please understand historically, Trump's rating is 33%. Okay, a very powerful and important president like Harry S. Truman का second term में it was 22%. Okay, and even then after he stepped down, he is considered America's probably one of the 6th or 7th most efficient president. You have Richard Nixon ka 24% tha. Then George W. Bush, both father and son, was about 25-26%. Jimmy Carter was 31%. So what is the big deal about November elections? Number two, इसमें कोई linear correlation नहीं है. Impact तो है. Please understand, Obama 2010 में he lost, I think, in House of Representatives almost 54 or 64 seats, and Senate में 8. And this time, Trump will not lose the Senate; he may lose the House of Representatives. So in midterm election, थोड़ा ज्यादा सा हाइप है. मेरे ख्याल में ईरान, जैसे मैंने पहले बोला, ईरान का दो ही ऑप्शंस है. Give up nuclear weapons completely, allow inspections, and 3, open up Hormuz, the Strait of Hormuz, और कोई third option नहीं है मेरे ख्याल. That is my assessment. दो ही ऑप्शन है, इस दो ऑप्शन के अलावा कोई चारा नहीं है. मैं शशांक सर आपके पास आऊंगा, लेकिन चूंकि थॉमस मैथ्यू साहब ने नरेश कौशिक जी के पॉइंट को काउंटर किया है, तो नरेश कौशिक जी, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए. जी, पहली बात तो ये है कि चीन जो है ये बात तो सही है कि चीन अब कम तेल खरीद रहा है, लेकिन उसने बंद नहीं किया. अभी भी थोड़ा बहुत तेल वहां जा रहा है. और इसके अलावा चीन का जो ईरान के साथ रिश्ता है वो सिर्फ तेल का नहीं है. अभी भी बहुत सारी ड्यूअल टेक्नोलॉजी वाली चीजें, वो ड्यूअल यूज वाली चीजें वो ईरान को बेच रहा है, जिसकी वजह से वो हथियार बनाने में नए सिरे से कामयाब होता है. इसके अलावा सैटेलाइट का
से उनको बताता है किस निशाने पर आपको मारना है। रूस भी ये कर रहा है। तो मैं जो कह रहा हूं कि ये ईरान को आसानी से ये झुकने नहीं देंगे, चीन और रूस। ये इसके पीछे ये वजह है। दूसरी बात ये है कि मैं ये मानता हूं कि ये जो अमेरिका में जो ट्रंप की जो स्थिति है वो बहुत इस समय धीरे धीरे काफी कमजोर हो रही है। और इससे इससे ज्यादा बुरे आंकड़े उनकी पॉपुलैरिटी के पहले कभी नहीं थे। और इसके अलावा अगर वो एक हाउस भी अगर हार जाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा अपने किसी भी एजेंडे को आगे बढ़ाना। तो इसके अलावा उनके खिलाफ जो उनको जो सबसे बड़ा डर है कि उनके खिलाफ महाभियोग का जो मुकदमा शुरू हो सकता है, जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर है। तो मैं समझता हूं कि ट्रंप जो है काफी इस समय मुश्किल में है। और जो है नवंबर के इलेक्शन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके लिए सच में ये बहुत जरूरी है, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये इसका जल्दी से जल्दी हल हो। और जहां तक न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है, न्यूक्लियर की बात तो अब कोई नहीं कर रहा है। अब तो ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये हार्मूज किसी तरह से खुल जाए। अब न्यूक्लियर वाली बात तो अमेरिका का मीडिया ये कह रहा है अब तो कि हो सकता है कि अमेरिका ने ये मान लिया हो कि आप जो है अब न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना रखिए, बस एक तरह से हार्मूज खोल दीजिए। तो ये स्थिति आ गई है। तो ये दो अलग अलग राय यहाँ पर है। शशांक सर, सीधा सा सवाल ये है, थॉमस मैथ्यू साहब कह रहे हैं कि ईरान के पास अब सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे और थर्ड पार्टी से न्यूक्लियर एनरिच यूरेनियम के इंस्पेक्शन का परमिशन दे दे। हालांकि नरेश कौशिक साहब का मानना है कि ईरान अभी उतना कमज़ोर नहीं हुआ है और चीन और रशिया बैकडोर से सपोर्ट करते रहेंगे ईरान को। देखिए, जो इस तरह से बड़ी पावर्स होती हैं, उनका आपस में कई बार एग्रीमेंट भी हो जाता है। जैसे हमने अभी हाल में देखा है कि ट्रंप साहब ने जो है अब अच्छी बातें किम जोंग उन साहब के लिए करनी शुरू कर दी हैं। कहते हैं हाँ, मैं उनसे हो सकता है मुलाकात करूँगा, बड़े अच्छे हैं और बड़े अच्छे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके पास, 50-60 बना दिए हैं उन्होंने, क्योंकि वो मेरे ख्याल से पेंटागन तक वो कह सकते हैं पहुँचा सकते हैं वो। तो उम्मीद लग रही है कि शायद वो जब वो अगर चीन जाते हैं किसी वक़्त मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे आस-पास में हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइज़ करें। तो ईरान के लिए एक प्रकार से मैं कहूँगा कि ये जो उन्होंने अभी धमकी दी है उनके रज़ाई साहब ने कि अगर हमारे ऊपर किसी तरह का हमला होता है, तो हम जो है किसी इस तरह के भूचाल ला देंगे। तो उसका मतलब ये है कि डायरेक्टली वो उन्होंने कुछ इस तरह का दबाव डालने का प्रयास किया है कि न्यूक्लियर तो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा हमारे जो एग्रीमेंट्स वगैरह में चल रहा है। और जो आपने अली खामेनेई साहब को जो मारकर आपने उनका जो पुराना इंस्ट्रक्शंस था, फतवा था कि भाई हमें न्यूक्लियर नहीं बनाना है, वो डेविल का काम होता है, तो उसको ऊपर बदलाव आ सकता है। तो एक तरीके से उन्होंने उसको जो है मोहसिन रज़ाई साहब ने उसपे थोड़ा-सा हिंट दिया है। दूसरी बात ये अभी सुनने में आ रहा है, मैं कन्फर्म किसी ने किया नहीं है, ईरान ने शायद थोड़ा कन्फर्म किया है कि जो मक्का एग्रीमेंट हुआ है, वो पहले हम सोच रहे थे कि अमेरिका करवा रहा है, बाकी सब अपने जो इतने भी रीजनल उनके एलाइज़ हैं कि भई आप आपस में अपना-अपना डिफेंस बढ़ाइए, अमेरिका से हथियार लीजिए और अपनी देखभाल कीजिए। लेकिन वो कहते हैं कि ईरान को भी शायद उन्होंने मेंबरशिप ऑफर करी है कि आप भी करिए और हम आपस में मिलकर इसी तरीक़े का ऐसा रिलेशनशिप बना सकते हैं कि आप अपने जो आपके प्रॉक्सीज़ हैं, आप उनको दबाइए और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा जो तेल वगैरह निकलने का है, और हम अमेरिका को रिक्वेस्ट करेंगे कि डायरेक्टली हमारे ऊपर आप हमारे बेसिस को यूज़ ना करें आपके ऊपर हमला करने के लिए। अभी तक किसी ने मक्का डिक्लेरेशन वाले ने इसको सपोर्ट नहीं किया है या ओपनली डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन मुझे लगता है ये है कि ज़रा हर तरफ जो है डिप्लोमेटिक और थोड़ी-सी सीक्रेट नेगोशिएशंस और नए तरह के इंसेंटिव्स इस तरह के चलने शुरू हो गए हैं। पहले बात चली थी खाली इजिप्ट की और बांग्लादेश की, लेकिन जब से ये ईरान का नाम निकला है और कुछ एक्स पोस्ट में ऐसा बात कही गई है, तो मैं समझता हूँ कि जो लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट होगा इकोनॉमिक सैंक्शंस का,
वो थोड़ा समय ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। और ट्रम्प साहब का हमने देखा है, जो टैको उनका वो माना जाता है कि वो जो अगर दूसरा आदमी उनके स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन को काउंटर करने का मेथड निकाल लेता है, तो ट्रम्प साहब उसकी बात मान जाते हैं। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि अगर वो चीन की बात मान जाते हैं कि भई ताइवान पे आप करिए जो कुछ करना है, ईरान को हमें दे दीजिए, तो बात पासा दूसरी तरफ पड़ जाएगा। अगर वो रशिया से कहते हैं कि भई यूक्रेन आप सँभाल लीजिए, हम जो है ईरान को हमारे ऊपर आने दीजिए, तो हो सकता है कि मामला बदल जाए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो ये मेजर पावर्स होती हैं, उनकी जो नेगोशिएशंस अपने चलते हैं, वो अलग ही तरीके से चलते हैं। हम लोग उसको एनालाइज़ तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं।